नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सरेंडर मोड में क्यों है नरेंद्र? सरेंडर मोड में क्यों है नरेंद्र? हर ताकतवर के आगे क्यों झुक रहे हैं मोदी? बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु, क्योंकि जिस तरह इस वक्त देश का जो हालात है और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस हालात में देश को ला दिया है, लाचारी और बेहोशी के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा है। और दूसरी चीज कि इस देश के युवाओं के भविष्य को अंधेरे में डाल दिया है और बहुत संकट में डाल दिया है इस मोदी सरकार ने। अगर मैं युवाओं की कहता हूं तो जो सेकेंड जनरेशन हमारी है, जो जेन जी सड़कों पर आज दिखाई दे रही है, वही हमारे देश का भविष्य है। वही बच्चे आपके, हमारे पड़ोसी के, रिश्तेदारों के, देश के, वही बच्चे देश के भविष्य है। आगे उन्हीं में कोई वैज्ञानिक निकलेगा, कोई नेता निकलेगा, कोई इंजीनियर निकलेगा, कोई डॉक्टर निकलेगा जो देश को आगे लेकर के जाएगा, कोई इतिहासकार निकलेगा। और बाकी संकट की जब पूरे देश की बात करता हूं तो आप दर्शक यह भी समझ लीजिए कि जिस तरह वादा खिलाफी देश के साथ हुआ, मतलब बेरोजगारी का और धोखा जो दिया गया इस देश को उम्मीदों पर जगा करके, उम्मीद पाले लोगों को 11 साल कि अब वादा पूरा करेगी सरकार, क्योंकि सपने बहुत सुनहरे थे और सुनहरे सपने जल्दी पूरे नहीं होते। लेकिन यह भी नहीं कह सकते कि पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि जो हो नहीं सकता। नामुमकिन है लेकिन मुश्किल नहीं है। लोग कहते हैं नामुमकिन है, मुश्किल है, लेकिन प्रयास में इतनी ताकत होती है कि उसे कर सकता है। लेकिन यहां तो लोगों को गुमराह करके उस रास्ते को, पैटर्न को अपनाया गया उस कुर्सी तक का सफर करने के लिए कि बस एक बार हमें पहुंचा दो, फिर बाद में तुझे किसी को चुनने लायक छोड़ूंगा ही नहीं। बड़े ध्यान से शब्दों को समझिएगा, फिर बाद में तुझे किसी सरकार को चुनने लायक नहीं छोड़ूंगा। अब सोचिए इस पर क्या हुआ कि दिल्ली में सरकार आते ही झुग्गी बस्तियों वालों को खदेड़ना भगाना चालू कर दी। जो पश्चिम बंगाल के थे उनको बांग्लादेशी बोल के भगा दिया और लोगों के घरों को तोड़कर वीरान बना दिया। लेकिन यह प्रक्रिया हर जगह चली, चुनाव आयोग की धांधलियां, हर चीज। और जब सरकार बैकफुट पर आ गई और चुनाव आयोग की चोरी पकड़ ली गई, तो देखिए, कहते हैं ना, जब इंसान का वक्त बुरा हो तो ऊंट पे बैठे व्यक्ति को भी कुत्ता काट लेता है। तो एक ऐसे हालात से यह सरकार गुजर रही है। ऊंट पे बैठी हुई है और कुत्ता काट रहा है उसे। अब इसे भी समझिए कि जेन जी जिसे कहा जा रहा है या जेन जेड कहा जा रहा है। अब इस देश के 13 साल से लेकर के 25 साल के युवा और 25 से लेकर के 45 साल के सब सड़क पर हैं। कोई जनजाति जो SC ST में शामिल होने के लिए आरक्षण को लेकर के आसाम में खड़े हो रहे हैं, लोग पेपर लीक को लेकर के उत्तराखंड में खड़े हो रहे हैं, बेरोजगारी को लेकर के बिहार में खड़े हो रहे हैं, बेरोजगारी को लेकर के लद्दाख में खड़े हो रहे हैं और स्टेट की मांग को लेकर के खड़े हो रहे हैं। वहां पे सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लेना, इस सरकार ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। अब यहां से काउंट डाउन कहते हैं ना, उल्टी गिनती शुरू। अब इस सरकार की सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद उल्टी गिनती शुरू हो गई। अब जिस आंदोलन को कम करना चाहती थी वह आंदोलन तेज हो गया। उत्तराखंड की सड़कों पर पेपर चोर गद्दी चोर नारा लग रहा है, बिहार में वोट चोर गद्दी चोर नारा लग रहा है, वादा खिलाफी के खिलाफ आसाम में गद्दी चोर का नारा लग रहा है,
नारा लद्दाख में लग रहा है, जम्मू कश्मीर में लग रहा है, उत्तर प्रदेश में लग रहा है, साउथ में लग रहा है, हर स्टेट में। अब धीरे धीरे हर स्टेट में होना शुरू हो गया। पहले एक जगह था, अब हर जगह होना शुरू हो गया। और मोदी मीडिया इन सभी खबरों से लोगों को वंचित कर देता है और सोशल मीडिया में बाहर आएंगे। अब ऐसे में पॉइंट्स उठता है कि जो इंडिया की गठबंधन है, तो नरेंद्र मोदी को, जैसे मैंने कहा, सरेंडर मोड में क्यों है नरेंद्र? अब कैसे कैसे ये सरेंडर कर रहे हैं? चंद्रबाबू नायडू के सामने सरेंडर मोदी, चंद्रबाबू नायडू के सामने सरेंडर मोदी। अब चंद्रबाबू नायडू वह बैसाखी है कि नरेंद्र मोदी न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। चंद्रबाबू नायडू को बचा करके और अपने साथ में खड़ा रखना चाहते हैं कि सबको पता चले कि सरकार मजबूत है। और जहां थोड़ी भी अंदर हड़बड़ाहट, बौखलाहट, खलबलाहट बहुत है अंदर अंदर सरकार के। नरेंद्र मोदी की रातों की नींद उड़ी हुई है। जो ढोकला खा करके सो जाते थे, वो अब ढोकला भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि कुर्सी जो है, कुर्सी नहीं छूटनी चाहिए। कुर्सी छूटी तो नरेंद्र मोदी जेल में जाएंगे, अमित शाह जेल में जाएंगे, भाजपाई जेल में जाएंगे, यह तय है। जिस तरह से बेतुकी और बेशर्मी पर यह उतर गए हैं, इनका स्थान जेल में ही है। जो दूसरों को गलत चार्जेज लगा करके देशद्रोह के मुकदमे में डाल दे रहे हैं, तो इन लोगों ने तो देश के लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने का हर संभव प्रयास किया। तो इनके साथ क्या होना चाहिए? चौराहे पर फांसी पे लटका देना चाहिए। लेकिन हमारे देश का संविधान इतना मजबूत है और लोकतंत्र इतना मजबूत है कि हमारे देश में कोई ऐसा नहीं सोचता और ना सोचेंगे, क्योंकि हम संवैधानिक तरीके से हमारे देश की सरकार देती है सजा और न्यायपालिका देता है। लेकिन इस वक्त चुनाव आयोग हो, न्यायपालिका हो, प्रशासन हो, संवैधानिक संस्थाओं पर, हर चीज पर इस सरकार ने कब्जा अपने दबाव और प्रेशर से कर लिया है। तो कहते हैं ना, उंगली पकड़ाओ तो कोई पहुंचा पकड़ लेता है। तो इस सरकार को थोड़ी सी उंगली लोगों ने पहुंचाई, क्योंकि सुनहरे सपने दिखा रहा था, तो इसने पूरा पंजा पकड़ लिया है, पकड़ा। अब जब पूरा गट्टा ये पकड़ लिया हाथ का, तो अब यह हावी हो गई कि जाओगे किधर बेटा, एनएसए लगा के तुम्हारे ऊपर अंदर कर देंगे, फिर लड़ते रहो केस। तो इस हालत में चंद्रबाबू नायडू का साथ रहना इनके लिए जरूरी है। तो चंद्रबाबू नायडू के सामने सरेंडर है। देश की हालत बेकार है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू जो भी मांग रहे हैं मिल रहा है। 25,000 करोड़ का डिमांड किया तो 25,000 करोड़ के लिए हाँ हो गया। लेकिन 25,000 करोड़ दे तो दिया, लेकिन कब तक? खजाना खाली है। 235 लाख करोड़ रुपए का देश के ऊपर तकरीबन कर्ज है। अब अगर 235 लाख रुपया कर्ज है और लोगों के पास रोजगार है नहीं, और शेयर मार्केट धड़ाम हो रहा है, जो लगे हुए रोजगार जा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां बंद हो रही, तो आप रोजगार दोगे कहां से? और सरकार कैसे चलेगी? देश कैसे चलेगा? यानी कि आप लोगों के, गरीबों के खून चूसोगे। यानी कि आपको सरकार चलाना आता नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो जद्दोजहद हो रही है सरकार की तरफ से, मोदी को कुर्सी बचाना मुश्किल अपने भी हो गए पराए। अभी तो यह नीतीश नायडू की बात चल रही थी, तो चंद्रबाबू नायडू के सामने तो सरेंडर है और नीतीश कुमार को अपने में विलय करने के प्रयास में है। लेकिन वह सपना पूरा होगा नहीं होगा कि खुद विलय हो जाएंगे, वह वक्त बताएगा, बिहार का चुनाव बताएगा। लेकिन बिहार का चुनाव जिस साजिश के तहत हो रहा है, उसके बावजूद अगर एनडीए की सरकार नहीं आई तो नरेंद्र मोदी का दूसरे ही दिन इस्तीफा संभव है। लेकिन मोदी को कुर्सी बचाना मुश्किल अपने भी हो गए पराए। क्या बिहार चुनाव का रिजल्ट नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके देख पाएंगे? यही बहुत दूर का बात लग रहा है अब। क्योंकि चाहे नितिन गडकरी हो, चाहे वसुंधरा सिंधिया हो, जिस तरह से मुरली मनोहर जोशी हो,
आरएसएस हो, जिस तरह से अंदर खरबंडल चल रहा है, और नरेंद्र मोदी वसुंधरा राज सिंधिया के सामने सरेंडर हो गए, और वसुंधरा राज सिंधिया पूरे क्या ना कि इनको धमकाती रही स्टेज के ऊपर और हाथ जोड़ करके ऐसे ऐसे करते रहे। तो इन लोगों का जब वक्त बुरा होता है और देखते हैं कि हम अब फिसल जाएंगे, तो यह सरेंडर हो जाते, कोई कुछ भी बोल दे यह सुन लेते हैं। जिस वसुंधरा राज सिंधिया को पर्ची से सीएम की कुर्सी से हटा दिया, सीएम की कुर्सी नहीं दी, और जिसकी वजह से राजस्थान में सरकार आई, उसे मक्खी की तरह निकाल करके बाहर कर दिया। लेकिन सच तो सच है, झूठ का बोलबाला कितने दिन, सच्चाई तो फूट जाती है। राहुल गांधी ने इनका बंडा ही फोड़ दिया पूरा। 25 साल के इनके क्रियाक्रम को राहुल गांधी ने 6 महीने में मारा, एकदम धाराशाह कर दिया। 25 सालों से जो इन्होंने तानाशाही बनाई थी, उसे 6 महीना में राहुल गांधी ने तहस नहस कर दिया। नाक रगड़ रहे हैं यह तो अपने आरएसएस के सामने सरेंडर। अब 75 साल का नियम बना के 75 साल की उम्र में इस्तीफा न देना, अब इसे क्या सोच रहे हैं कि नरेंद्र मोदी नहीं देते इस्तीफा? जरूर दे देते इस्तीफा, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इतने गुनाह किए हैं अपने कार्यकाल में कि नरेंद्र मोदी इसके हाथ से अगर कुर्सी गई तो उनका सीधा रास्ता जेल की तरफ जाता है, और इतने केसेस हो जाएंगे कि इनकी पूरी उम्र जो निर्धारित है वह जेल में खत्म हो जाएगी। इसलिए इन्हें कुर्सी जरूरी है, तो यह कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन जब अपने पराये होते हैं तो फिर मुश्किल हो जाता है, और अब अपने हटाने में लग गए। आरएसएस के तकरीबन 50 साल से जो संपर्क है, जो आरएसएस से ही ताल्लुकात रखते, तो कैसे बचेगी कुर्सी? मुश्किल हो रही है। और उधर आंदोलन हर तरफ वह खाई जा रहा है। लेकिन नंबर 3 पर हम इस बात को भी समझे कि पीएम मोदी हुए लाचार, कभी भी इस्तीफा हो सकता है, कभी भी इस्तीफा हो सकता है। यह बात क्यों कही जा रही है? क्योंकि जिस तरह से जैन जी का आंदोलन चल रहा है, और नरेंद्र मोदी ने सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करके और सोनम वांगचुक के ऊपर एनएसए लगा करके बहुत बड़ी भूल कर दी है। पूरे विश्व में जिस व्यक्ति का नाम है सोनम वांगचुक, उसको लोग सराहते हैं, इज्जत सम्मान से लेते हैं, उसके ऊपर एनएसए लगा दिया। अब सोनम वांगचुक को जो नरेंद्र मोदी सरकार या इनके नेता कह रहे हैं कि पाकिस्तान से कनेक्शन, पाकिस्तानी एजेंट है, तो सोनम वांगचुक की पत्नी ने नरेंद्र मोदी को पाकिस्तानी एजेंट और रिश्ता क्या कहलाता है सवाल पूछ लिया। अब नरेंद्र मोदी जवाब दे कि क्यों गए थे बिरयानी खाने, किसने बुलाया था, और नवाज शरीफ के घर क्यों गए थे? अब तो जवाब इनके पास नहीं है, क्योंकि ये करते हैं तो अच्छा है, दूसरा करता है तो वह एजेंट है। हकीकत यह है कि सबसे बड़े एजेंट यही लोग हैं, और इस देश के सबसे बड़े दुश्मन भी यही लोग हैं। और यह सिर्फ सपने दिखा सकते हैं सुनहरे मुंगेरी लाल के, लेकिन उसे पूरा नहीं करते। तो फिर इनकी बातों में क्यों आना? अब ऐसे में आरएसएस परा मोदी के पीछे इस्तीफा तो होके रहेगा। अब जैसा मैंने कहा कि पीएम मोदी हुए लाचार, इस्तीफा हो सकता है, लेकिन फिर मैं यह कह रहा हूं कि आरएसएस परा मोदी के पीछे इस्तीफा तो होके रहेगा। मोहन भागवत, आरएसएस में कोई उम्र सीमा नहीं है। आरएसएस प्रमुख जो बनता है उसकी उम्र सीमा नहीं होती, जो वह जब तक सही सलामत रहता है वह बना रहता है प्रमुख। यह रिवाज 100 सालों में उसका चला है। लेकिन मोहन भागवत कहते थे 75 साल की बात, जब 75 साल का साल ओढ़ लो तो समझो कि सामने वाला कह रहा है कि चलो हटो, कुर्सी खाली करो, तो अपने आप हट जाना चाहिए। लेकिन मोहन भागवत 75 साल में नहीं दिए। इसके 2 कारण। 11 सितंबर को मोहन भागवत का 75 साल पूरा हो रहा था, और 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी का। तो अगर मोहन भागवत दे देते इस्तीफा
तो नरेंद्र मोदी की बल्ले बल्ले हो जाती, क्योंकि उनके बाद जो आरएसएस के प्रमुख बनने वाले हैं मोहन भागवत के बाद, वह नरेंद्र मोदी के बहुत खास है और नरेंद्र मोदी उनके ऊपर शिकंजा ध्यान कस देते। फिर नरेंद्र मोदी का कब्जा आरएसएस पे भी हो जाता और मोहन भागवत के अलावा नरेंद्र मोदी को कोई पिन कर नहीं सकता और कोई हटा नहीं सकता। अब मोहन भागवत ने कुछ नहीं बोला कि मैं किसी को क्यों बोलूं कि रिटायर होने के लिए। अब नरेंद्र मोदी ने मुरली मनोहर जोशी को, नरेंद्र मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी को, नरेंद्र मोदी ने यशवंत सिन्हा को, बहुत सारे नेता जो जानकार थे, राजनीति आती थी, सरकार चलाना आता था, इन सबको दरकिनार कर दिया। और जब खुद उस उम्र में ढूके तो अब इन्हें डर सताने लगा। तो आरएसएस जिस प्रक्रिया में जा रहा है, आरएसएस के ऊपर भी प्रेशर है। कम से कम 3 दर्जन सांसद होंगे, 36 सांसद, 40 सांसद, कि जो आरएसएस के ऊपर प्रेशर बना रहे। क्या पार्टी किसी की बपोती है क्या कि जो करेगा मोदी करेगा? हम लोग क्या है, पार्टी को खड़ा मोदी ने किया है या हम लोगों ने किया है? जब यह प्रेशर आ रहा है और आरएसएस देख रहा है कि यह व्यक्ति किसी भी हद तक जा रहा है, तो आरएसएस एक षड्यंत्र के तहत नरेंद्र मोदी के लिए अब ऐसा एक मोड़ खड़ा कर रहा है जिसमें नरेंद्र मोदी बहुत बुरी तरह से अब फंस गए हैं। अब आरएसएस संजय जोशी को किसी तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके और नरेंद्र मोदी को साइडलाइन करना चाह रहा है कि एक बार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर कब्जा हो गया तो फिर नरेंद्र मोदी की क्या बिसात की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाए, पार्टी से ही निष्कासित कर देंगे। लेकिन पेच फंस गया है, अभी तक हो नहीं रहा है, लेकिन यह तो तय है कि नरेंद्र मोदी का इस्तीफा होके रहेगा, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। बहुत सारे खरबंडल अंदर पल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात यह करें कि बेरोजगारों का आंदोलन, मोदी की उल्टी गिनती शुरू। जैसा कि मैंने आप दर्शकों को बताया कि मैं देहरादून भी गया हुआ था, वहां से भी जाकर के लाइव तस्वीरें आप दर्शकों को मैंने दिखाया था। देहरादून हो या लद्दाख की बात कर ले, हम जिस लद्दाख की सोनम वांगचुक की बात कर रहे थे, सोनम वांगचुक एक ऐसे व्यक्ति जो सेना को भी उनकी मदद लेनी पड़ती थी। चीन पाकिस्तान की क्या हरकत है वहां पर सोनम वांगचुक बताते थे। जो सेना दंग है कि ऐसे व्यक्ति को कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है जो अपने देश के लिए इतना कुर्बानियां देता हो। लेकिन यह कुर्सी का खेल है। अब सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद नरेंद्र मोदी सरकार के लिए मुसीबत यह हो गई कि जो आंदोलन है जिसे दबाना चाहती थी वह तेज हो गया। अब लद्दाख के अंदर जो शांति थी, जम्मू कश्मीर से बहुत ज्यादा शांति हुआ थी, जम्मू कश्मीर तो उससे दूर दूर नहीं था, वह युवा और भड़क गए सोनम वांगचुक के ऊपर जो आरोप इन लोगों ने लगाया है। भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर फूका, सेना का वाहन भी फूक दिया गया और कर्फ्यू लगा दिया गया, वहां नेटवर्क बंद कर दिया गया, जैमर सब सेट कर दिया गया। जो ब्रॉडबैंड है उसे स्लो मौसम में दिया जा रहा है। अब ऐसी परिस्थिति में जो उधर आग भड़क रही है, पेपर लीक को लेकर के हैदराबाद, जो उत्तराखंड के देहरादून और बाकी उत्तराखंड के हिस्सों में उड़ रही है, बिहार में उठ रही है, आसाम में उठ रही है, उत्तर प्रदेश में उठ रही, इन सभी जगहों पर जो उठ रहा है वह इस आंदोलन को और मजबूत कर रहा है। मतलब अपने अलग अलग मुद्दे लेकर, अलग अलग, जैसे युवा पेपर लीक को लेकर के, बेरोजगार रोजगार को लेकर के, अब कोई अपने आरक्षण को लेकर के, आसाम में तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ के अंदर जो जनजातियों का एक विशाल समूह सड़क पर अचानक निकल रहा है लाखों की संख्या में। अभी 2-3 दिन पहले डिब्रूगढ़ में निकला था, उसके पहले तिनसुकिया में निकला था। तो यह जो निकल रहे हैं लोग इस सरकार के खिलाफ कि
कोई SC ST में अपना आरक्षण चाहता है, कोई अपना पेपर उसका हो जाए यह चाहता है, कोई ये चाहता है कि उसे रोजगार मिल जाए, किसी का लगा हुआ रोजगार चला गया तो वह अलग मांग लेकर के है, चुनाव आयोग को लेकर के अलग है, जिनका नाम वोटर लिस्ट से कट गया वह अलग है। यह चीजें जो हैं वह नरेंद्र मोदी को बहुत भारी पड़ रही है। अब इन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें और क्या ना करें। तो ऐसी परिस्थिति में नरेंद्र मोदी की कुर्सी कितने दिन बची रहेगी, क्योंकि इस आंदोलन को दबाया नहीं जा सकता, इनके प्रशासन नहीं दबा पाएंगे, क्योंकि उनके बच्चों का भी पेपर लीक हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में मोदी सरकार के सामने धर्म संकट है और उल्टी गिनती शुरू हो गई। लेकिन एक अहम चीज कि चंद्रबाबू नायडू का दबाव मोदी की कुर्सी हिलने लगी। अब चंद्रबाबू नायडू का जो दबाव नरेंद्र मोदी के ऊपर है वह बड़ी अहम है। अब चंद्रबाबू नायडू, यह बात सच है कि बार्गेनिंग वह पैसों को लेकर के करते हैं कि पैसे चाहिए उनके स्टेट को, और चंद्रबाबू नायडू IT हब बनाना चाहते थे आंध्रा को। उसी IT सेक्टर पर गंभीर चोट लगी है। अब जो ट्रंप के द्वारा जो झटका भारत को दिया गया है, H1B वीजा का 5 लाख से 90 लाख जो फीस रिन्यूअल हर साल का कर दिया गया, उसका असर आंध्र प्रदेश के अंदर काफी है, क्योंकि वहां IT फील्ड ज्यादा है। और दूसरी तरफ जो 50% टैरिफ लगाया तो सी फूड्स मछुआरों का धंधा ही चौपट हो गया। उससे 25,000 करोड़ का सरकार को, आंध्र सरकार को रेवेन्यू आ रहा था। अब फार्मा पर 100% का टैरिफ लगा दिया, जो आज से चालू हो जाएगा। अब ऐसी परिस्थिति में चंद्रबाबू नायडू को चोट गंभीर लगी, और जब चंद्रबाबू नायडू को चोट गंभीर लगी तो चंद्रबाबू नायडू का प्रेशर नरेंद्र मोदी के ऊपर पड़ने लगा। पिछले दिनों आप दर्शकों ने देखा होगा कि इनसे 25,000 करोड़ मांगे गए थे, खजाना खाली है और मांगा जा रहा है। और एक चीज और आप दर्शकों को समझना चाहिए कि शेयर मार्केट लगातार गिर रहा है। अब तो मोदी सरकार ने RBI को भी इन्वॉल्व कर दिया, RBI से भी पैसे वो कराया जा रहा है, उसमें LIC से कराया जा रहा है, SBI से, पंजाब नेशनल बैंक से, मतलब पैसे को लुटाया जा रहा है, जानबूझ करके झोंका जा रहा है कि धोखा देने के लिए जनता को, सिर्फ कि जनता तक असलियत ना पहुंचे। इस हालत में देश है। तो चंद्रबाबू नायडू का दबाव इनके ऊपर है कि हमारे पास ऑप्शन है, अगर आप नहीं दोगे तो हमें देना पड़ेगा। और विपक्ष को हमें लगता है अब इसका चंद्रबाबू नायडू और नीतीश को जरूरत नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो इस सरकार को ही एक असंवैधानिक सरकार साबित कर दी है कि वोट चोरी से यह सरकार बन रही है। और सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका के अंदर भी जगह जगह पर यह लोग फंसते जा रहे हैं। दूसरी तरफ NDA गठबंधन मोदी से सहमत नहीं, जैन जी आंदोलन कुर्सी छीन लेगा। अब जैन जी, जो जिन युवाओं को जैन जी कहा जा रहा है, अब उससे NDA गठबंधन के जो घटक दल हैं उनको अब भारी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है इनकी वजह से। यह पेपर लीक का जो मामला है अब इतनी आसानी से शांत नहीं होने वाला। अब तो इस्तीफे लेकर सरकार गिरा करके मानेगा, या तो इस्तीफे दे या सरकार गिरे। अब उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी बुरी तरह से जकड़ फंस गए हैं। सौगंध राम की खाते हैं, पेपर चोरी नहीं होने देंगे, पेपर चोरों को हम जरूर पकड़ेंगे। और पेपर चोरी पर कुछ बोलते ही नहीं, न कोई जांच कराते हैं, न पेपर रद्द करते हैं। बच्चों के भविष्य के साथ जिस तरह से इन पाखंडियों ने खेल किया है और उनके भविष्य को गर्क में डाल दिया है, एक पाखंडी सरकार चल रही है, चाहे राज्यों में चाहे केंद्र में। जिस तरह से यह सरकार लोगों को भ्रम फैला करके अपना काम करती है और किसी के साथ वादा पूरा नहीं करती है, वादा खिलाफी करती है। इस सरकार का मकसद एक ही है कि कुर्सी नहीं जानी चाहिए, बाकी देश लूट जाए, बिक जाए। और देश को बेचा जा रहा है कौड़ियों के भाव। उधर चाइना हमें कब्जा कर रहा है, उधर पाकिस्तान हमें धमकी दे रहा है, उधर
नेपाल हमारे साथ नहीं है और देश में हर वह जमीन अडानी को सौंप दी जा रही है, यानी कि पूरे देश को अडानी का गुलाम या व्यक्ति बना रहा है। और अभी भी देश की आंखें फूटी हुई हैं, तो मैं नहीं जानता उसे, इसके बाद भी अगर अनुभक्ति है किसी के बीच तो उसके लिए कोई क्या कर सकता है। लेकिन एनडीए गठबंधन के चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, अजित पवार हो, अनुप्रिया पटेल हो, जयंत चौधरी हो, इन लोगों की भी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी अगर यह रहेंगे तो वह अपनी पार्टी, अपना राजनीति बचाए या नरेंद्र मोदी की कुर्सी बचाए, इसका फैसला उन्हें करना है। क्योंकि जनता तो भड़क हो गई है, अब जनता इन लोगों की अब सुनने को तैयार नहीं, इन लोगों को सबक सिखाने के लिए तैयार है। तो एनडीए गठबंधन का क्या होगा, मोदी सरकार का क्या होगा। लेकिन दूसरी तरफ पीएम मोदी के आंखों में डर, खौफ इतना कि सरेंडर करने लगे। अब नरेंद्र मोदी सिर्फ चंद्रबाबू नायडू के सामने नहीं, हर किसी के सामने सरेंडर है। अब इतना डर और खौफ है इनके अंदर, नरेंद्र मोदी के अंदर, क्योंकि अब देखिए कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश होना होता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करना यह बौखलाहट ही है इनकी। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता टीवी चैनल पर बैठ करके ऑन कैमरा यह कहते हैं कि राहुल गांधी के सीने में गोली मारूंगा। इनकी 7 पुश्तों की हिम्मत और हैसियत है क्या गोली मारने की। लेकिन ये लुटेरे चोर लोग हैं, यह लोग नाथूराम गोडसे के पैटर्न पे चलने वाले हैं, उसी कटघड़ी के लोग हैं। इनके देवता नाथूराम गोडसे हैं। ये चोला हिंदुत्व का पहनते हैं, देशभक्ति का, और उसे थोड़ी सी भी अहमियत और इज्जत नहीं देते। क्योंकि इज्जत वह किसी को दे सकता है जिसकी इज्जत हो, और जिसकी इज्जत ही ना हो वह इज्जत क्या देगा और उसे कोई बेइज्जत क्या करेगा। उसे इज्जत क्या देगा और उसकी बेइज्जती क्या करेगा जिसके पास कोई इज्जत ही ना हो। तो एक ऐसे परिस्थिति में आकर के खड़ी हो गई है और मोदी को खौफ, डर सता रहा है। लेकिन हिंदू मुस्लिम पर आ गई भाजपा, यही है असली औकात। अब आई लव मोहम्मद मुस्लिम वर्ग ने कहा, ठीक है, उनके इष्ट हैं, उनके देवता हैं, उनके आराध्य हैं, तो वह आई लव मोहम्मद कहे। तो मिर्ची आपको क्यों लग रही है? आई लव मोहम्मद कहने से आपको क्यों मिर्ची लग रही है? आपको क्या हुआ? आपको तो कहने के लिए वह नहीं बोल रहे, वह तो अपने धर्म को निभा रहे, वह बोल रहे हैं कि आई लव मोहम्मद। आप कहिए आई लव जय श्री राम, कहिए ना, कौन रोक रहा है आपको? लेकिन मस्जिद में जाकर के आप वहां पर अपने हिंदू धर्म का झंडा लगा देंगे, वहां पर आप उनका माइक उतरवा देंगे, उनके यहां आप क्या नाम है कि मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने लगेंगे। यह जो पाखंड है और पाकिस्तानी एजेंट बता देना, यही इस सरकार, इस पार्टी का और इस संस्था का, आरएसएस हो चाहे भाजपा हो, इन लोगों का यही कार्य है। इसी पर यह लोग चलते हैं। असली चेहरा इन लोगों का यही है कि आपस में लड़ा करके अपनी रोटी सेक लो। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू देने जा रहे हैं मोदी को झटका, हो गई तैयारी। अब चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी से अब उब गए। अब नरेंद्र मोदी की सरकार बचना बड़ी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अब हर राज्यों में आंदोलन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। और जिस तरह से राहुल गांधी चुनाव आयोग को घेर रहे हैं और उसे एक ऐसे पॉइंट्स पर ला करके रख रहे हैं, उससे यह साबित हो रहा है कि यह चोरी की सरकार है, वोट चोरी की। यह सरकार चुनी हुई सरकार नहीं है। इस सरकार को सरकार न माना जाए, इस प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री न माना जाए, और वही होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नोटों की बौछार करते नजर आ रहे हैं। आज तक याद नहीं आया, अब याद आया।
महिलाओं की इज्जत लूट रही थी तो याद नहीं आया, और अब महिलाएं याद आने लगी 10,000 देने के लिए। किस महिला ने आपसे मांगा था? और उसके वोटर लिस्ट से नाम काट दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, वोटर लिस्ट से नाम काट रहे हैं। सोचिए, अब यह परिस्थिति इस सरकार को जीने नहीं दे रही है। परिस्थितियां विपरीत हो गई है। देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा क्या होता है, लेकिन जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाते रहूंगा। लेकिन आप दर्शकों से गुजारिश और निवेदन करूंगा कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को भी कहीं आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।